इस 6 मई से इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बहुत दर्दनाक चीज़ देखने को मिली। वो था इज़राइल द्वारा पैलेस्टाइन पर आक्रमण, खासकर गाज़ा पट्टी पर। हुआ यूं कि जो नेतन्याहू इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चाहते थे कि शेख जर्रा के पास जो पैलेस्टीनियन बसे हुए हैं उन्हें वहाँ से निकाला जाए, उन्हें वहाँ से खदेड़ा जाए। और इसके जवाब में इसके बाद जो सिलसिला चालू हुआ, हमास ने इज़राइल के कुछ जगहों पर मिसाइल दागे और इज़राइल ने पूरी तरह से गाज़ा पट्टी और दूसरी जगहों पर भयंकर आक्रमण किया। इस आक्रमण में जो इज़राइल द्वारा किया गया उसमें करीब 200 पैलेस्टीनियन, जिसमें 40 बच्चे, बहुत सारी औरतें शामिल थी, ये मारे गए और इज़राइल की तरफ से भी 10 लोगों की मौत हुई। अब ये जो पूरी घटना हुई उसका अंत ऐसा हुआ है कि अभी इसका युद्ध विराम लाया गया है और युद्ध विराम में ये देखने को मिला है कि इज़राइल की जो बहुत आक्रामक रुख था उस रुख पर एक तौर से रोक लाई गई। इज़राइल जो पहले अभी तक अपनी सेनाओं को ज़मीन के रास्ते से पैलेस्टाइन पर हमला करने को भेजता था, वेस्टर्न गाज़ा पट्टी पर और दूसरे क्षेत्रों में, उस पर एक विराम सा लगा है। और इज़राइल के इस प्रकार के मिलिट्री इरादों पर एक प्रकार से ब्रेक भी लगा है और इससे ये भी पता चलता है कि पैलेस्टाइन के लोगों का, फ़िलिस्तीन के लोगों का जो रेजिस्टेंस, जो इसका विरोध करने का आंदोलन है, वो एक प्रकार से मजबूत हुआ है। अब इसी के साथ ये हम देखें कि आखिर में ये मामला क्या है। एक तरफ तो वहाँ अल अक्सा मस्जिद है जेरूसलम में, और जेरूसलम जो है वो तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए, तीनों अब्राहमिक धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से ये जू लोगों के लिए, ईसाई लोगों के लिए और मुसलमान तीनों के लिए ये एक पवित्र जगह है, बहुत सारे धार्मिक कारणों से। खैर, वैसे वास्तव में ये जो विवाद शुरू होता है, विवाद तो मेरे ख्याल से अगर हम सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो 19वीं शताब्दी के अंत से ही चालू होता है। सबसे पहले 1897 में यहूदियों की एक मीटिंग ज़ायोनिस्ट द्वारा बुलाई गई। अब यहाँ मैं एक थोड़ा फ़र्क समझकर आपके सामने रखना चाहूँगा। अंग्रेज़ी का एक शब्द है ज़ायोनिस्ट। ज़ायोनिस्ट का हिंदी में थोड़ा अनुवाद करूँ तो ये होगा यहूदीवाद। और यहूदी तो खैर एक धर्म है, यहूदी लोग हैं, और यहूदीवाद जो है वो यहूदी लोगों के नाम पर, उनके धर्म के नाम पर की जाने वाली राजनीति है। अब ऐसे ही जैसे इस्लाम और इस्लामवाद, हिंदू धर्म और हिंदुत्व, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, धर्म के नाम की राजनीति। तो खैर, ज़ायोनिज़्म या यहूदीवाद ये इस यहूदी धर्म के नाम पर होने वाली एक राजनीति है। तो मैं बात कर रहा था 1897 की, जब पूरा एक विश्व सम्मेलन हुआ यहूदियों का। इसमें ज़ायोनिस्ट लोगों ने इस मीटिंग को बुलाया और उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया कि यहूदियों का एक अलग देश होना चाहिए। अब जहाँ तक यहूदी धर्म का सवाल है, ये अलग देश की बात नहीं करता, ये केवल धर्म के हिसाब किताब, धर्म के तौर तरीकों की बात करता है। पर यहाँ ज़ायोनिस्ट लोग जो इस मीटिंग में अगुआ थे, उन लोगों ने इस प्रकार की मांग को पारित करवाया कि यहूदियों का एक अलग देश बनना चाहिए। खैर, ये बात चलती रही, यहूदीवादियों का आंदोलन चलता रहा, उनकी कोशिशें चलती रही और प्रथम विश्व महायुद्ध के पहले इनकी गतिविधियां और तेज हो गई। बाद में तो खैर हम जैसे जानते हैं, जर्मनी में यहूदियों पर हिटलर ने जो जर्मन नस्ल के नाम पर, फाशीवाद के नाम पर जो अत्याचार किया, उससे कई दुनिया में यहूदियों को बहुत अत्याचार, जर्मनी में यहूदियों को बहुत अत्याचार का सामना करना पड़ा और यहूदियों के लिए एक प्रकार की सहानुभूति पैदा हो गई। पर यहाँ आपको याद दिला दूँ कि ज़्यादातर यहूदी अलग राष्ट्र के पक्ष में नहीं थे। जब 1897 में ये प्रस्ताव पास किया गया तो बहुत सारे यहूदियों ने कहा, ये जो अगर किया जाएगा तो इससे हम यहूदियों का ही नुकसान होगा,
क्योंकि हम यहूदी अलग अलग देशों में बिखरे हुए हैं और हम अपना काम करते हैं, रोजी रोटी करते हैं, मजदूरी करते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव से हमारे काम पर, रोजी रोटी पर असर पड़ सकेगा। खैर, अब द्वितीय महायुद्ध के बाद जब दुनिया में एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन, ये दो महाशक्तियाँ थी, ये दो महाशक्तियों ने फैसला किया और उन्होंने यहूदीवाद, ज़ायोनिस्ट के इस प्रस्ताव को स्वीकार करके उनके लिए एक अलग देश बनाने का फैसला किया। और ये देश जो उन्होंने चुना, जो एरिया चुना, वो पैलेस्टीन के अंदर था। तो पैलेस्टीन के अंदर एक एरिया को इज़राइल का नाम दिया गया। वहाँ दुनिया भर के यहूदियों को इनवाइट किया गया कि आप आइए, ये अपना देश है, हम लोग यहाँ रहेंगे। पर इसमें शुरू से यहूदीवाद का वर्चस्व था और इसमें जब इज़राइल बना तो उस इज़राइल के बनने के कारण लाखों फिलिस्तीनी, पैलेस्टीनियंस को अपना घर बार छोड़कर दूसरे जगहों पर पनाह लेनी पड़ी रिफ्यूजी के तौर पर। ये एक इज़राइल के बनने से ही एक खतरनाक शुरुआत हुई। और ये आपको बता दूं कि दुनिया के बहुत सारे यहूदी जो धर्म के नाम की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, वो इज़राइल की कल्पना से ज़्यादा सहमत नहीं थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एल्बर्ट आइंस्टीन, जो दुनिया के एक महान वैज्ञानिक हो गए हैं और जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम किया, उनको तो खैर कौन नहीं जानता, उन्हें कहा गया कि आप इज़राइल का अध्यक्ष बनिए, दूसरा सेकंड प्रेसिडेंट। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने इससे मना कर दिया, क्योंकि खैर एल्बर्ट आइंस्टीन एक मानवतावादी थे, समाजवादी थे और वो इस प्रकार की राजनीति में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। खैर, अब इज़राइल के बनने के बाद इन्होंने अपना पूरी तौर से इसको जो मदद दी वो अमेरिका ने दी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने मदद दी और अमेरिका ने इसको पूरा तौर से हथियारों से लैस कर दिया। बहुत बड़ी मात्रा में इनको मदद दी गई हथियारों की, खास तौर से अमेरिका के द्वारा। अब इसके बाद जो इज़राइल का विस्तार होना चालू हो गया, इज़राइल धीरे धीरे पैलेस्टीन की ज़मीन पर कब्जा करता गया और 1967 में तो इसने एक बहुत बड़ा आक्रमण किया, बहुत बड़े पैलेस्टीन के भाग को इसने अपने कब्जे में ले आया। तो कह सकते हैं ये एक मिलिट्री कॉलोनियलिज्म, मिलिट्री के आधार पे उन्होंने अपनी एक कॉलोनी बनाई, ज़मीन की चोरी की और उस आधार पे राष्ट्र चला। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस, जो दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में होना चाहिए था, यूनाइटेड नेशंस में बार बार इज़राइल के खिलाफ प्रस्ताव पास हुए। इज़राइल किस प्रकार से गलत नीतियों पर चल रहा है, उसके खिलाफ प्रस्ताव पास हुए, पर कोई भी प्रस्ताव को इज़राइल ने मानने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इज़राइल के पीछे अमेरिका का हाथ था और हर एक प्रस्ताव के साथ हर एक प्रस्ताव के विरोध में अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इज़राइल के खिलाफ होने वाली किसी भी कार्रवाई को रोक देता था। और ये बात आज तक देखने को मिल रही है कि एक तरफ अमेरिका के अंदर ज़ायोनिस्ट लॉबी बहुत मजबूत है और दूसरी तरफ इज़राइल के माध्यम से अमेरिका अपनी राजनीति वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में अपनी राजनीति खेलता है। तो ये दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव है। ज़ायोनिस्ट अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं और अमेरिका ज़ायोनिस्ट के माध्यम से अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं, इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस, और ये सांप्रदायिक महत्वाकांक्षाएं क्या हैं? वो है वेस्ट एशिया के तेल के कुओं पर कब्जा। अब ये जो साम्राज्यवादी लोग हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये अभी तो इसमें खैर केवल अमेरिका ही ज़्यादा तौर से दिखता है, इन्होंने एक नीति का निर्णय लिया था कि अरबों के पास, अरब लोग देशों के पास इतना तेल है और तेल इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, ये अरब लोगों के पास हम नहीं छोड़ सकते। तो एक तौर पे इन्होंने इज़राइल को अपने द्वारपाल, वॉचमैन के रूप में उस क्षेत्र में प्रस्थापित किया। ये बहुत मज़ेदार बात है कि साम्राज्यवादी लोग किस प्रकार से अपनी नीतियाँ बनाते हैं। अब जब उन्होंने वहाँ देखा कि अरब देश हैं, उनके पास तेल है और उसमें हमारे समर्थन वाला इतना कोई देश नहीं है, तो एक नया देश खड़ा कर दिया यहूदी धर्म के नाम पर, यहूदी धर्म के नाम पर। और उसके अंदर की जो राजनीति थी वो यहूदी धर्म के आधार पर न होकर यहूदीवाद की राजनीति थी। और यही बात
साम्राज्यवादी देशों की आकांक्षाओं को लेकर चलती है। बाद में चलकर अमेरिका ने खुद की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अल-कायदा को भी खड़ा किया, और जिस अल-कायदा के परिणाम स्वरूप ISIS और पूरा जो पश्चिम क्षेत्रों में उपद्रव और एक प्रकार से हिंसाचार चल रहा है, उसके पीछे यही विचारधाराएं काम करती हैं। तो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट है कि एक तरफ पैलेस्टीनियन जिनके पास ज़्यादा हथियार नहीं हैं, जिनमें से कई लोग बहुत गरीब हैं, जिनको किसी ज़्यादा देशों ने मदद नहीं की, वो अपने स्वाभिमान के कारण अपनी ज़मीनों पर टिके हुए हैं, और इनमें से लाखों की तादाद में फ़िलिस्तीनी लोग रिफ्यूजी के रूप में दूसरे देशों में भी रह रहे हैं। तो दुनिया का इंसाफ तो ये कहता है कि आज इज़राइल एक आक्रामक देश है जिसने इस क्षेत्र पर कब्जा किया है, और पूरे जो मानवता के कानून यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से आए हैं उनका उल्लंघन करके खुद की ताकत को बहुत मजबूत किया है। और इसी ताकत के आधार पर वो बार बार फ़िलिस्तीन पर हमले करता है, और अल-अक्सा जो मस्जिद है, जो पवित्र है, उस मस्जिद के नाम पर भी शेख ज़र्रा के क्षेत्र में वहाँ से ये पैलेस्टीन लोगों को हटाना चाहता है। तो ये सब हमारे दुनिया के आधार के एक गैर मानवतावादी कानून हैं, और इनका हमें पूरा विरोध करना चाहिए। पर यह भी बात यहाँ याद रखना चाहिए कि बहुत सारे यहूदी इस इज़राइल की इन नीतियों का समर्थन नहीं करते। बहुत सारे यहूदी इस बात में विश्वास रखते हैं कि जो इज़राइल ने किया है वो गलत है, और उसका मैंने एक उदाहरण आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के रूप में दिया। ऐसे बहुत सारे और उदाहरण बिखरे पड़े होंगे। और दूसरी बात ये भी है कि इज़राइल का खड़ा किया जाना ये आज दुनिया की असमानता, देशों की शक्तियों के बीच में असमानता का एक द्योतक है कि कैसे साम्राज्यवादी देश अपनी आकांक्षाओं को पूरे करने के लिए, अपने लालच को पूरा करने के लिए दुनिया में यूनाइटेड नेशंस के कानूनों का उल्लंघन करते हैं, वीटो का दुरुपयोग करके एक इज़राइल की गलत कार्रवाइयों को समर्थन करते रहते हैं। इसमें एक और आयाम भी है। नेतन्याहू जो इज़राइल के प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए भी इस प्रकार की गतिविधियों को प्रेरणा देते रहते हैं। वो इसका एक अलग चैप्टर है। पर मुख्य रूप से आज पूरी दुनिया के लोग जो जिस प्रकार से यूरोप में प्रदर्शन हुए, जिस प्रकार से बहुत सारी पिटीशंस चली, वो पिटीशंस हमने देखा, दुनिया के लाखों लोगों ने इन पिटीशंस को साइन किया कि इज़राइल द्वारा जो आक्रमण है वो गैर कानूनी है, वो हमलावर है, उसको रोका जाना चाहिए। और यूरोप में जिस प्रकार के प्रदर्शन हुए वो बहुत स्वागत योग्य हैं, और इससे निश्चित रूप से फ़िलिस्तीन लोगों को, उनके आंदोलन को, उनके रेजिस्टेंस मूवमेंट को एक ताकत मिलेगी, और इज़राइल का जो ख़तरनाक इरादे हैं, जो उसकी ताकत के आधार पे हैं, अमेरिका की बैकिंग के कारण हैं, उसको इन इरादों को कमज़ोरी होगी और पैलेस्टीन के आंदोलन को मजबूती मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि पैलेस्टीन सुख शांति से रहे, पैलेस्टीन के जो शरणार्थी हैं उनको पूरी इज्जत से वापस उनकी जगह मिले, और पैलेस्टीन को स्वतंत्रता से जीने के लिए पूरे अवसर मुहैया कराए जाएंगे। ऐसा दुनिया के लोग चाहेंगे, और यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से इन चीज़ों को करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वह है अमेरिका की एम्बिशंस और अमेरिका का वीटो। तो इसको किस प्रकार से देखा जाए, ये भी मेरे ख्याल से दुनिया के जन आंदोलन के माध्यम से इसको देखा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्षेत्र में शांति बहाल होगी, पैलेस्टीनियन लोगों की जो रेजिस्टेंस है वो मजबूत होगा, और इज़राइल के जो इरादे हैं उनको कामयाबी नहीं मिलेगी, इस क्षेत्र में शांति स्थापित होगी।